हेलो नमस्कार, दर्शनम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का पंचम भाग पढ़ने वाले हैं। पांचवा वाला भाग है जिसमें हम सुंग काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मौर्य काल पढ़ा था, जिसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, सुंग काल के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है वो हम देखने वाले हैं। एक बात आपको याद रखना है, ये खास रूप से मध्य प्रदेश MPPSC 2024-25 को टारगेट करते हुए ये लेक्चर आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपको YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाले हैं। सारा का सारा पूरा का पूरा यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी MPPSC प्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी लिंक या आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, MPPSC प्री दर्शन, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से दे रखा है। हमारे लोक सेवा आयोग ने एक छोटा बदलाव किया है। किसमें? मध्य प्रदेश के इतिहास में। क्या बदलाव किया है? अलग से एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है। कौन सा पॉइंट है? देखिए, एक तो पॉइंट ऐड किया है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, अलग से ऐड किया हुआ पॉइंट है विश्व धरोहर स्थल के बारे में। देखिए, यूनेस्को सूची के बारे में। बाकी पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो का वही है जो पहले पूछा जाता। एक अलग से एक छोटा सा पॉइंट है पुरातात्विक पर्यटन स्थल। हालांकि हम इसके बारे में पढ़ते ऑलरेडी, हमने पहले हम जो पढ़ चुके, पहले लेक्चर में आप देखोगे तो पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत विस्तृत हम पढ़ रहे हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न कहीं भी किसी भी प्रकार से छूटे ना। और ये खास रूप से MPPSC के लिए बनाया गया, लेकिन आप चाहते हो कि अन्य कोई एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के हैं वो भी आपके कंप्लीट हो, तो पूरी तरह से ये कवर होने वाला है इसमें। अब ध्यान दीजिए, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले यूनिट फर्स्ट में आता था ये प्रारंभिक परीक्षा, अब ये इकाई सेकंड में आता है। ठीक है, एक ये बदलाव भी हुआ है। चलिए, 3 बातें याद रखना है। एक तो MCQ हर दिन लगाना है, बार बार अभ्यास करना है, खुद के शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस आपको छोटे छोटे नोट्स आपको ज़रूर से बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं हम मौर्य काल के बाद जो हम वंश पढ़ने वाले थे, ये सुंग काल की बात हम कर लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है वृहदरथ। वृहदरथ की हत्या कर देता है सेनापति पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग क्या करता है? मौर्य वंश पर सुंग वंश की नींव रख देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ है? कुछ ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि जो वृहदरथ था वो बौद्ध धर्म में कुरीतियाँ फैलाने लगा था। ठीक है, और एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार कुप्रथा की तरह होने लग गया था, कुरीतियों के तौर पर होने लगा था। इस वजह से बाद में एक ब्राह्मण वंश का आते हैं पुष्यमित्र सुंग, इसके हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो है सुंग वंश की नींव रखते हैं, तो ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, देसी शासक भी बोला जाता है पुष्यमित्र सुंग को। ठीक है, तो देसी शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस वंश का अन्य नाम आप याद रखिएगा, इसको आंध्र युग या ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग किस वंश के थे? जो ब्राह्मण वंश के थे। ध्यान दीजिएगा, मूल निवासी, इनको उज्जैन का मूल निवासी माना गया है। ये उज्जैन के हैं, बोलते हैं ना पीवर उज्जैन के, वहीं के हैं ये। ठीक है, मत्स्य पुराण में ये जानकारी मिलती है देखने को। ठीक है, तो मूल निवासी स्थान इनका उज्जैन था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है MPPSC में प्रारंभिक परीक्षा में। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। देखो, सुंग वंश के बारे में आप भारत के इतिहास में भी पढ़ोगे कुछ अधिक जानकारियाँ। हम वो जानकारियाँ पढ़ने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई है। दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। ठीक है, दूसरी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को बनाया है। उपाधि दद्दी अज्जी की उपाधि धारण की थी, सेनानी की उपाधि धारण की थी। बड़ा सेनानी के तौर पर एक उपाधि धारण कर ली थी खुद ही स्वयं। इनके पुत्र हुए अग्निमित्र। शासक बनने से पहले विदिशा का राज्यपाल बनाए गए थे अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र के बारे में हम आगे और भी देखने वाले। मालवी का अग्निमित्रम की रचना करी। बाद में आप देखोगे कि एक ग्रंथ है सुंगकालीन मालवी का अग्निमित्रम, जो कालिदास जी ने लिखा है। बहुत महान कवि माने जाते हैं कालिदास। इनके द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालवी का अग्निमित्रम। ठीक है, इस तरह के कुछ ग्रंथ देखने को मिलते हैं कालिदास के बारे में। अब देखिएगा,
पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक जानकारी और है। पुत्र तो उनका पता चल गया आपको, अग्निमित्र है। अग्निमित्र पर ग्रंथ लिखा गया मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका उनकी प्रेमिका थी और अग्निमित्र, दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। एक बात याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे 2 बार, यानी 2 बार अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं, देखिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी हो सकता है आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जाए। चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, चक्रवर्ती का मतलब होता है बहुत महान, बहुत प्रतापी सम्राट होते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। मान लो कोई राजा है, अपने राज्य में सबसे बलशाली है और चाहता है कि अपने क्षेत्र की सीमा को और बढ़ावा दे, क्षेत्र को और बढ़ाया जाए, ठीक है। उस समय पाटलिपुत्र को मान लो और बढ़ावा देना है, तो उस तौर पर क्या होता था, एक हष्ट-पुष्ट बड़ा ही सुंदर घोड़ा लिया जाता था, उस अश्व को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, है ना। और जहाँ जहाँ तक अश्व जिस जिस सीमा में प्रवेश करता था, जो साथ के जो शासक हुआ करते थे छोटे मोटे, उनके राज्य क्षेत्र में भी अगर प्रवेश करके आगे बढ़ता था, वापस आता था लौट कर, और जहाँ जहाँ जाकर आता था और वापस लौट आता था, तो जिस जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था वो क्षेत्र उस राजा के अंडर में आ जाता था, है ना। वहाँ पर एक जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा उस राजा का अधिकार हो जाता था। अगर कोई राजा इस बात के लिए नहीं मानता था तब उसके साथ युद्ध होता था, संग्राम होता था। मान लो कोई राजा बोलता है कि नहीं, हम हमारा क्षेत्र नहीं देंगे, आप चाहिए तो युद्ध कर सकते हैं, तो फिर उन दोनों के बीच युद्ध होता था। तो ये हुआ अश्वमेध यज्ञ। तो सोचिए अगर आज अश्वमेध यज्ञ हो तो घोड़ा अलग चोरी हो जाए, है ना, ये डर अलग सताता है। यज्ञ तो ठीक है करना, अच्छी बात है, घोड़ा भी चोरी हो जाएगा। तो आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो अश्वमेध यज्ञ हम नहीं करवा सकते, ठीक है। पहले के राजा ऐसे हुआ करते थे जो करवाते थे, ठीक है। तो शुंगकालीन ग्रंथ आपको याद रखना है, कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए और बातें। मध्य प्रदेश में शुंग वंश की राजधानी विदिशा रही। देखो विदिशा 10 शुंग राजाओं में से 9 राजाओं की राजधानी रही, ठीक है, याद रखिएगा। शुंगकालीन मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख नगर हैं, सांची, विदिशा, उज्जैन, सतना, ठीक है, उचहरा कहा जाता था उस समय। तो ये कुछ प्रमुख नगर है शुंगकालीन, इनके बारे में भी आपको कुछ बातें ये याद रखनी है। अगला हम बढ़ जाते हैं, देखिएगा शुंग काल में ही मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना हुई है। मनुस्मृति का आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। जातिवाद का वर्णन भी देखने को मिला था, पहली बार मनुस्मृति में देखने को मिला था, ठीक है। तो मनुस्मृति की रचना कब हुई, शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। शुंग कालीन प्रमुख कुछ शासक रहे, उनके नाम आपको याद रखना है। देखो पुष्यमित्र शुंग तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, संस्थापक है। फिर आपको अग्निमित्र उनके बेटे हैं। भागभद्र, आप सबको पता है गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ था भागभद्र के समय, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वसुमित्र आप याद रखिएगा। और आखिरी शासक देवभूति, है ना। मुख्य परीक्षा में भी आपके अगर शुंग काल से प्रश्न बनते तो आप किस तरह से कि राजधानी, प्रमुख शासक, कलाकृतियाँ, इस तरह से आप प्रश्न बनाओगे तो आपका मुख्य परीक्षा भी यहाँ से कवर होने वाला है, ठीक है। पहले आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल लीजिए, फिर हम मुख्य परीक्षा पे बहुत अच्छे से टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला बिंदु देखिए, अगला है शुंगकालीन कलाकृति। सबसे बड़ी कलाकृति देखने को मिलती है गरुड़ स्तंभ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख भी बोलते हैं, जिसको खाम बाबा भी कहा जाता है। वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो खान बाबा के नाम से पुकारते हैं गरुड़ स्तंभ को, ठीक है। निर्माण काल अगर पूछे, ये भगवान विष्णु को समर्पित है ना, भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख आपको देखने को मिल जाएगा, एक पिलर बना हुआ है, ये पिलर की बात हम कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत में भागवत धर्म का सबसे पुराना अभिलेख है ये, और इस पर भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, ये ऊपर की साइड ये बना हुआ है, ठीक है। भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख है ये, ठीक है। निर्माण काल तो शुंग वंश के शासक 9वें शासक हुए, 9 नंबर के भागभद्र के समय इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण करवाया किसने था,
तो ध्यान दीजिएगा, हेलियोडोरस बोलते हैं ना, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ये कौन था? ये हिंद यवन शासक एंटोलकस का यूनानी राजदूत था, है ना। ध्यान दीजिएगा, एंटोलकस का यूनानी राजदूत माना गया हेलियोडोरस, है ना। भागभद्र से ये क्या हो जाता है, भागभद्र 9वां शासक है, इससे प्रभावित हो जाता है और ब्राह्मण धर्म यानी भागवत धर्म को भगवान विष्णु को मान लेता है ये, है ना। भागवत धर्म स्वीकार कर लेता है और खुद को बोलता है कि देखो मैं सबसे बड़ा भागवत धर्म का अनुयायी हूँ, है ना। और खुद को क्या नाम दे देता है, एक उपाधि देता है, परम भागवत, स्वयं को उपाधि दे रहे। पहले क्या होता था, खुद ही उपाधि ले लेते थे, किसी उपाधि की ज़रूरत नहीं, कोई दे नहीं रहा है तो खुद अपने आप उपाधि धारण कर लेते। आज से हम केसरी हिंद हो गए, आज से हम वो हो गए, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियाँ खुद भी ले लेते थे राजा लोग। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐतिहासिक मतभेद मैंने आपको कहा भी था कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी बोला जाता है, क्योंकि इसने 1000 बौद्ध भिक्षुओं का सिर कटवा कर उन्हें सरयू में फिकवा दिया था। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है संरक्षक के तौर पर। क्यों कहा जाता संरक्षक? कि सांची और भरहुत स्तूप का जीर्णोद्धार भी किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक मतभेद बना हुआ है इस बात को लेके कि संहारक कहा जाए या विनाशक पुष्यमित्र शुंग को। चलिए, एक ये प्रश्न है आपके लिए, आप इसका ज़रूर से जवाब दीजिएगा कि खान बाबा का जो पिलर है, जो ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने बनवाया है, वो विदिशा में है, उसका एक अन्य नाम क्या है? ये प्रश्न केबीसी में पूछा गया था। देखो कितने का है, 25 लाख का, बताओ 25 लाख का प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, ध्वज स्तंभ है और गरुड़ ध्वज स्तंभ है। आपको इसका जवाब देना था कि इसका एक अन्य नाम और क्या है, ठीक है। तो ये केबीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया था। देखो, शुंग वंश के बारे में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इतिहास है वो शुंग वंश के बारे में केवल इतना ही मिलता है। अगला जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो सातवाहन वंश के बारे में रहने वाला है, ठीक है। खास रूप से हम गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का दर्शनम एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।